रुद्रसेन का चेहरा खुशी से भर गया। आर्कियन ड्रैगनस खाती कौशल वाकई कारगर था। यह नंबर 1 आर्कियन निशुद्ध दिव्य कौशल कहलाने लायक था। हालांकि 9 सम्राटों के आरेख का हमला स्पष्ट रूप से इतना सरल नहीं था। जो लोग पवित्र सम्राटों की निंदा करते हैं, उन्हें मरना होगा। रुद्रसेन के दिमाग में एक बार फिर ठंडी आवाज गूंज उठी, धमाका। रुद्रसेन ने केवल अपने शरीर को हिलता हुआ महसूस किया। उसके मन में 9 रहस्यमय और भयानक अस्तित्व प्रकट हुए। उनमें से एक का शरीर सांप का था और उसके 3 आंखें थीं। उनमें से एक गाय के आकार का था और बाघ जैसा दिखता था। उसके पंख हिजहॉग जैसे थे। उनमें से एक मनुष्य जैसा दिखता था, लेकिन उसके 18 जोड़ी पंख थे। उनमें से एक का आकार एक विशाल चट्टान जैसा था। उनमें से एक बाघ का शरीर था और उसका पूरा शरीर बर्फ सा सफेद था। यह सफेद बाघ जानवर था। उनमें से एक आग की लपटों से घिरा हुआ था और वो फीनिक्स दिव्य पक्षी था जिसका आग की लपटों में पुनर्जन्म हुआ था। उनमें से एक का आकार किलीन जैसा था और उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह पूरे ग्रह को निगल सकता था। उनमें से एक का आकार एक विशालकाय जानवर जैसा था जो बेहद विशाल था और शून्य में भी यात्रा कर सकता था। यह पौराणिक शून्य जानवर था। उनमें से एक कछुए और सांप का संयोजन था। वह था काला कछुआ। उनमें से 9 थे। पवित्र सम्राटों के 9 पवित्र सम्राटों का चित्र। रुद्रसेन हैरान रह गया। उसके मन में जो अस्तित्व प्रकट हुए वे पवित्र सम्राटों के चित्र के 9 पवित्र सम्राट थे। वे प्राचीन युग से अस्तित्व में थे। प्रत्येक सहस्त्र सम्राट के पास स्वर्ग को नष्ट करने की शक्ति थी। यह अज्ञात था कि 9 सम्राटों के चित्र पर 9 संत सम्राटों के चेहरों को किस प्रकार की आश्चर्यजनक आकृति ने चित्रित किया था। करोड़ों वर्षों के बाद भी 9 संत सम्राटों की दिव्य शक्ति अभी भी स्वर्ग में व्याप्त है। जो कोई भी 9 सम्राटों के चित्र पर जासूसी करने की हिम्मत करेगा, उस पर 9 संत सम्राटों द्वारा हमला किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा रुद्रसेना अनुभव कर रहा था। उसके मन में 9 संत सम्राट प्रकट हुए। संत राजा पवनशील, रहस्यमय और प्रतिष्ठित थे। उनकी आभा ऐसी थी कि रूह कांप उठी। रुद्रसेन की आत्मा, उनका जी घबराने लगा। इन प्राचीन पवित्र शासकों की तुलना में रुद्रसेन अभी भी बहुत कमजोर था। घृणित चींटी, 9 सम्राटों की पेंटिंग को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। रुद्रसेन के दिमाग में एक गहरी गर्जना गूंज उठी। संत राजाओं में से एक ने रुद्रसेन की आत्मा पर हथेली से प्रहार किया। धमाका। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन दिव्य पर्वत टूटकर गिर रहा हो। इस समय रुद्रसेन को मौत का खतरा महसूस हुआ। खतरा, खतरा, खतरा। इस अत्यंत घातक क्षण में अचानक शून्य कांप उठा और रुद्रसेन के दिमाग के ऊपर हवा में एक रहस्यमय मोती मोती प्रकट हुआ। जब संत सम्राट का आक्रमण हुआ तो उसकी सारी ऊर्जा रहस्यमय मोती मोती द्वारा निगल ली गई। मोती मोती। इस महत्वपूर्ण क्षण में मोती को उड़ते हुए देखकर रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। इस रहस्यमय मोती की उत्पत्ति रहस्यमयी थी और यह अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ था। मोती के मार्गदर्शन के कारण ही उन्हें 9 सम्राटों का चित्र मिला था। अब जबकि 9 संत सम्राट प्रकट हो चुके थे तो रहस्यमय मोती भी प्रकट हो गया था। यह कैसे हो सकता है? असंभव। यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। इन दानव संत सम्राटों को रहस्यमय मोतीमन की उत्पत्ति का पता चल गया था। जब उन्होंने रहस्यमय मोतीमन देखा तो 9 ऊंचे संत सम्राटों की आंखों में वास्तव में भय के भाव उभर आए थे। नष्ट कर दो। 9 संत सम्राटों ने गर्जना की। उन सब ने एक साथ हमला कर दिया। धरती को हिला देने वाला हमला रहस्यमयी राक्षसी मनके की ओर हुआ। प्राचीन ड्रैगन इस खाती संत सम्राट उतरते हैं। जैसे ही 9 संत सम्राटों ने आक्रमण किया, पूरे विश्व में गहरी गर्जना गूंज उठी। रहस्यमयी मोती के भीतर राक्षसी क्यूई ने आकाश को भर दिया। रहस्यमय मोती के ऊपर एक प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी का शरीर संघनित था। इस प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी ने जमीन पर कदम रखा और उसके सिर के ऊपर तारों का एक समुद्र था। उसकी आंखें मानो ब्रह्मांड को चकनाचूर कर देंगी। प्राचीन ड्रैगनस हाथी प्रकट हुआ है। रुद्रसेन ने आश्चर्य से अपने दिमाग के ऊपर तैरते हुए प्राचीन ड्रैगन हाथी को देखा। जब रुद्रसेन ने पहली बार रहस्यमयी मोती प्राप्त किया था तो उसकी दिव्य चेतना रहस्यमयी मोती द्वारा निर्मित अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई थी। रहस्यमयी मोती के भीतर रुद्रसेन ने एक प्राचीन ड्रैगन नुमा हाथी को विशाल जंजीरों से बंधा हुआ देखा।
वह जंजीरों से आजाद होने की कोशिश में आकाश की ओर दहान रहा था। हालांकि प्राचीन ड्रैगन हाथी असफल रहा। उसके बाद रुद्रसेन की दिव्य चेतना रहस्यमयी मोती से बाहर निकाल दी गई। रुद्रसेन को नहीं पता था कि उसने जो देखा वह वास्तविक था या नहीं, लेकिन रुद्रसेन जानता था कि यह रहस्यमय मोती निश्चित रूप से प्राचीन ड्रैगनस्क हाथी से संबंधित था। यह रहस्यमय राक्षसी गोला एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहा था। अब जबकि रहस्यमय मोती ने प्राचीन ड्रैगनस्क हाथी को प्रकट कर दिया था, तो रुद्रसेन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जब प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी प्रकट हुआ, तो रुद्रसेन को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। धमाका! प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी ने एक कदम आगे बढ़ाया। 9 संत सम्राटों के हमले तुरंत विफल हो गए। धमाका! प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी ने दूसरा कदम उठाया। 9 संत सम्राटों को उड़ा दिया गया। आह! प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी, हम समर्पण करने को तैयार हैं। 9 सम्राटों के आरेख में हमारी बची हुई इच्छा शक्ति को नष्ट मत करो। 9 संत सम्राट वास्तव में डर के मारे चिल्ला उठे। वे जितने भी शक्तिशाली थे, वे प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। रुद्रसेन हैरान रह गया। कोई आश्चर्य नहीं, वह लगभग मर ही जाता। पता चला कि 9 सम्राटों के आरेख में 9 संत सम्राटों की इच्छा शक्ति समाहित थी। अगर कोई यिन यांग महाशक्ति आकर 9 सम्राटों के आरेख को चुराना चाहे, तो वह 9 संत सम्राटों के आरेख की इच्छा शक्ति से तुरंत पराजित हो जाएगा, है ना? प्राचीन ड्रैगन हाथी का 9 संत सम्राटों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। धमाका! प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी ने तीसरा कदम उठाया। बूम! 9 संत सम्राटों के शरीर सीधे फट गए। फुश! प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी ने अचानक सांस ली और 9 संत सम्राटों की ऊर्जा उनके विस्फोट के बाद प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी द्वारा निगल ली गई। उसी समय 9 संत सम्राटों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रहस्यमय मोती एक अत्यंत भयानक ऊर्जा तरंग उत्सर्जित कर रहा था। यह ऊर्जा तरंग आकाश और पृथ्वी पर फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण हिल गया। इसने पहाड़ों और नदियों का रंग उड़ा दिया और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह ऊर्जा स्वर्ग को नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि यह केवल एक क्षण के लिए था और रहस्यमय मोती अपनी शांत अवस्था में लौट आया। उसके मस्तिष्क के ऊपर तैरता हुआ प्राचीन ड्रैगननुमा हाथी भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। ओ! रुद्रसेन जोर जोर से हाँफने लगा। अभी तो वाकई बहुत मुश्किल घड़ी थी। 9 सम्राटों के डायग्राम की इच्छा से वह लगभग मर ही जाता, लेकिन खुशकिस्मती से रहस्यमयी मोती बहुत शक्तिशाली था। अंधेरे में रुद्रसेन जल्दी से शहर से बाहर निकल गया। 9 सम्राटों का चित्र राक्षसों का खजाना था। अब जबकि रुद्रसेन ने उसे चुरा लिया था, तो वह जानता था कि अब वह यहां और नहीं रह सकता। राक्षसों को पता चलने पर बहुत परेशानी होगी, लेकिन अब राक्षसों के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था, इसलिए उसके वहां से चले जाने का यह सबसे अच्छा समय था। अब युद्ध का धुआं पूरे प्राचीन शहर को अपनी चपेट में ले चुका था। राक्षस रुद्रसेन पर हमला करते रहे। रुद्रसेन अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए था। वह आखिरकार प्राचीन शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया था। हाँ, मैं बाहर हूं। 9 सम्राटों का चित्र मेरा है। रुद्रसेन मुस्कुराया। इस समय प्राचीन नगर में युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ भयंकर युद्ध कर रहे थे। शून्य फटने ही वाला था। यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों में तारों को हिलाने की शक्ति थी। इस प्रकार का युद्ध अत्यंत भयानक था। एक यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ एक पर्वत श्रृंखला को ध्वस्त कर सकता था। यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों का यही भयानक पक्ष था। गर्जन! इस समय बादलों के बीच से एक गहरी गर्जना गूंज उठी। रुद्रसेन ने प्राचीन शहर को देखा और हैरान रह गया। 3000 मीटर ऊंची एक आकृति खड़ी थी। वह अंधकार में लिपटा हुआ था, मानो वह अंधकार का शासक हो। हे महान पाताल सम्राट, मैं आपका तुच्छ सेवक, आपकी अमर आत्मा को जगाने के लिए अनगिनत जीवन बलिदान करने को तैयार हूं। 9 सिर वाले असुर ने जमीन पर घुटने टेककर उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने लगा। यदि पाताल लोक के सम्राट को सचमुच पुनर्जीवित किया जा सकता, तो 9 सिर वाले असुर ने बहुत बड़ी सेवा की होती। पाताल लोक के सम्राट की शक्ति के साथ वह 9 सिर वाले असुर को अपना भाग्य बदलने और यिन यांग क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ने में भी मदद कर सकता था। मैं जीवन की शक्ति को महसूस कर सकता हूं, पर्वत जैसे प्राणी ने गहरी आवाज में कहा। उसने अपना खून से सना मुंह खोला और गहरी सांस ली। 9 सर्वोच्च राक्षसी कड़ाही में घनीभूत आत्माओं को
पाताल लोक के सम्राट द्वारा निगल लिया गया। पाताल लोक के सम्राट के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। वह आकाश में ऐसे फैल रही थी मानो सब कुछ नष्ट कर देगी। उस आभा ने लोगों की आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसे रोको, हमें पाताल लोक के सम्राट को रोकना है, सन मून सिटी के एक विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए कहा। अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए वह आकाश में उड़ गया और पाताल लोक के महान सम्राट की ओर बढ़ा। मेरे युद्ध रक्त को प्रज्वलित करो, मेरी युद्ध तलवार बनाओ और सभी राक्षसों का वध करो। सन मून सिटी के विशेषज्ञों ने पाताल लोक के सम्राट पर हमला करने की पहल की। इसके बाद सन मून सिटी से 5 या 6 अन्य विशेषज्ञ भी आकाश में उड़ गए और पाताल लोक के सम्राट की ओर बढ़े। सन मून सिटी के विशेषज्ञों द्वारा कदम उठाने के बाद स्काईसेन सिटी के 6 या 7 लोग भी आकाश में उड़ गए। ये आमतौर पर रहस्यमय यिनयांग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। अनगिनत नजरों में उनके स्तर के साधक अमर अथा जैसे होते थे। दर्जनों यिनयांग क्षेत्र विशेषज्ञ पाताल लोक के सम्राट की ओर बढ़े। पाताल लोक के सम्राट ने व्यंग किया, घृणित चींटियों, क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरे पुनरुत्थान को रोक सकती हो? तुम सपना देख रही हो। गड़गड़ाहट। पाताल लोक के सम्राट ने अपना दाहिना हाथ लहराया और उसका पर्वत जैसा दाहिना हाथ दर्जनों यिन यांग विशेषज्ञों की ओर बढ़ गया। टकराना। जोरदार टक्कर की आवाज आसमान में गूंज उठी। पाताल लोक के सम्राट द्वारा एक दर्जन से अधिक यिन यांग विशेषज्ञों को उड़ा दिया गया। पफ। यद्यपि वे बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी खांसी से खून निकलता था। पाताल लोक का सम्राट सचमुच बहुत भयानक था। यद्यपि वह वास्तव में पुनर्जीवित नहीं हुआ था, फिर भी उसकी शक्ति पहले ही यिनयांग क्षेत्र के साधकों की शक्ति से अधिक हो चुकी थी। दरअसल ये ऐसी बात नहीं थी जिसे समझा न जा सके। इतने साल पहले पाताल लोक का सम्राट 72 शैतान सम्राटों में टॉप 3 में शुमार था। वह आकाश को उलट पुलट कर दिया था, अपने नंगे हाथों से बाहरी लोक के तारों को पकड़ लिया था और एक मुक्के से बाहरी लोक को ध्वस्त करने में सक्षम था। वह पाताल लोक का सम्राट था। क्या हम उसे रोक नहीं सकते? सूर्य चंद्र नगरी और आकाश संत नगरी के यिन यांग क्षेत्र के साधक अत्यंत पीले थे। सभी लोग आश्चर्य से 3000 फीट ऊंची आकृति को देख रहे थे। सबके दिलों में सिर्फ डर ही रह गया था। पाताल लोक का सम्राट सचमुच भयानक है। रुद्रसेन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। अरबों आकाश गंगाओं, मेरे शरीर का पुनर्निर्माण करो। पाताल लोक का सम्राट नहीं मरेगा, मेरे ईश्वरीय शरीर का पुनर्निर्माण करो। पाताल लोक के सम्राट ने गहरी गर्जना की। धमाका। 9 स्वर्गों के ऊपर अनगिनत तारे प्रकट हुए। तारे भरी नदी से अनंत तारों की रोशनी नीचे की ओर बहकर पाताल लोक के महान सम्राट के शरीर में समा गई। पाताल लोक के महान सम्राट की और भी मजबूत होती जा रही थी। वह अपने शरीर का पुनर्निर्माण सूर्य और चंद्रमा के सार से कर रहा था। पाताल लोक का सम्राट सचमुच पुनर्जीवित होने जा रहा था। महान सम्राट कभी नहीं मरेगा, महान सम्राट कभी नहीं मरेगा। अनगिनत जानवर और राक्षस जमीन पर घुटने टेककर बैठे थे। मानव साधक तब कांप उठे जब उन्होंने पाताल लोक के सम्राट की क्यूई को महसूस किया। ये भय उसकी आत्मा की गहराई से फूट पड़ा। वे अपने दिलों में डर को दबा नहीं सकते। पाताल लोक के सम्राट, आप तो पहले ही मर चुके हैं। आपको स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध क्यों जाना है? उस समय एक ठंडी आवाज आई। कौन है भाई? अंधेरे में कौन छिपा है? पाताल लोक के सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उसने चारों ओर देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। मैं तुम्हें देख रहा हूं मानव चींटी, मर जाओ। बूम बूम बूम। पाताल लोक के सम्राट ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक मुक्का मारा। यहां तक कि आकाश भी एक क्षण में ढह गया। इससे निकलने वाली आभा ने पूरी पर्वत श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर दिया। पाताल लोक के सम्राट की शक्ति वास्तव में अथाह सीमा तक दुर्जय थी। भिन्न भिन्न। हालांकि जब पाताल लोक का सम्राट हमला करने वाला था, शून्य कांप उठा। तलवार क्यूई की एक किरण शून्य से बाहर उड़ गई। ये एक सुनहरी तलवार क्यूई थी। कोई भी यह वर्णन नहीं कर सकता था कि तलवार क्यों कितनी भयानक थी। एक तलवार क्यों। तलवार क्यों शून्य को भेंटती हुई पाताल लोक के सम्राट की ओर बढ़ी। पाताल लोक का सम्राट तलवार क्यों को एक मुक्के से नष्ट करना चाहता था। तथापि उस तलवार क्यों ने पाताल लोक के सम्राट की बांह काट दी। इसके अलावा पाताल लोक के महान सम्राट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो पाताल लोक के महान सम्राट की ओर बढ़ता रहा। बर्फ से घिरा हुआ विश्व। पाताल लोक के महान सम्राट की दहाड़ से आकाश हिल गया। उसने मुंह भर हवा छोड़ी और पूरी दुनिया मानो जम गई हो। हालांकि तलवार क्यों बहुत भयानक थी। इसने बर्फ से घिरे विश्व को तहस नहस कर दिया।
तलवार क्यों ने पाताल लोक के सम्राट के शरीर को छेद दिया? ये किस प्रकार की तलवार क्यों है? पाताल लोक के सम्राट ने अविश्वास से अपनी छाती में बने बड़े छेद को देखा। उस तलवार क्यों ने उसके शरीर को उड़ा दिया? एक तलवार जो मारती है। अंधेरे में वो रहस्यमयी व्यक्ति बोला। उसकी आवाज अचानक रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। टकराना। पाताल लोक के सम्राट का शरीर फट गया। उसका शरीर गायब हो गया। इतना मजबूत। किसने कहा कि तलवार दाव एक छोटा दाव है? रुद्रसेन को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। तलवार दाव स्वर्ग तक पहुंच सकता है। कोई भी दाव जैसे शिखर तक विकसित किया गया था, भयानक था। जल्दी ही या बाद में मैं उस तरह की तलवार क्यू का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उड़ गया। बहुत जल्दी वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। राक्षसी रक्त सम्राट ने मध्ययुग के 3 राक्षस सम्राटों में से एक पाताल लोक के सम्राट को पुनर्जीवित करने के प्रयास में ज्वलंत दानव राजा के साथ मिलकर काम किया था। लेकिन अंत में राक्षसी रक्त सम्राट और ज्वलंत दानव राजा असफल रहे। रहस्यमय विशेषज्ञ ने पाताल लोक के सम्राट की बची हुई आत्मा को एक ही वार से मार डाला था। इस घटना से पूर्वी देवीरेच में भारी हंगामा मच गया था। रुद्रसेन चांगा भरभरा शाखा में लौटा। चांगा भरघा शाखा के छात्र पिछले कुछ दिनों से इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। वज्रदीक्षा एकेडमी की 4 शाखाओं में से चांगा भरघा शाखा अपनी तलवारबाजी के लिए जानी जाती थी। इसलिए इसे एक अपरंपरागत शाखा माना जाता था और चारों शाखाओं में इसका स्तर सबसे निचला था। लेकिन अब रहस्यमयी तलवार साधक ने पाताल लोक के सम्राट की शेष आत्मा को मार डाला था, जिससे तलवार साधकों को गौरव प्राप्त हुआ था। चांगा भरघा शाखा के छात्र उत्साहित थे। रुद्रसेन ने राक्षस का बायां कान सौंप दिया और उसे 90 मिलियन अंकों के बदले में दे दिया। ये बिंदु उसके लिए 3 महीने तक खेती पैगोडा के 12वें स्तर पर खेती करने के लिए पर्याप्त थे। रुद्रसेन अब 10वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। वह मार्शल मास्टर दायरे में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। बेशक रुद्रसेन जानता था कि मार्शल मास्टर दायरे को तोड़ना आसान नहीं था। वज्रदीक्षा अकेडमी में कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन मार्शल मास्टर दायरे में केवल 72 छात्र थे। इससे पता चलता था कि मार्शल मास्टर दायरे में प्रवेश करना कितना कठिन था। पूरी वज्रदीक्षा अकेडमी में आंतरिक और बाहरी सदनों में कुल मिलाकर 1 लाख छात्र थे। मार्शल मास्टर क्षेत्र में पहुंचने वाले 72 छात्र बहुत कम थे। केवल भाग्य से ही किसी को सफलता मिल सकती थी। रात्रि का समय। अपने कमरे में रुद्रसेन 9 सम्राटों के आरेख का अध्ययन कर रहा था। 9 सम्राटों के आरेख को आदिकालीन ड्रैगननुमा हाथी ने निगल लिया था। 9 सम्राटों का आरेख अब रुद्रसेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। रुद्रसेन ने 9 सम्राटों के चित्र पर अपना खून टपकाया। तुरंत रुद्रसेन को अपने और 9 सम्राटों के बीच एक अजीब संबंध महसूस हुआ। जब उन्होंने 9 सम्राटों के साथ संवाद करने की कोशिश की, रुद्रसेन को दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। अगले ही पल वह एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया प्राचीन और असीम थी, आदिकाल की जैसी। इस असीम दुनिया का स्वामी कौन था? 9 प्राचीन अस्तित्व 9 स्वर्गों में विराजमान थे। वे अमर देवताओं की तरह थे, जिससे लोगों में उनकी पूजा करने की इच्छा जागृत होती। 9 राक्षसी संत सम्राट। रुद्रसेन हैरान रह गया। यह 9 सम्राटों के चित्र की दुनिया थी। स्वर्ग और पृथ्वी, जीवन और मृत्यु के चक्र को उलटने के लिए देवता और दानव विलुप्त हो गए हैं। रुद्रसेन के कानों में एक गंभीर आवाज गूंज उठी। रुद्रसेन ने एक भयानक चीख मारी और बेहोश हो गया। रुद्रसेन जाग गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके बगल में 9 सम्राटों की पेंटिंग रखी हुई थी। उसके सिर में अभी भी भयंकर दर्द हो रहा था। 9 सम्राटों की पुस्तक ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी। रुद्रसेन अवाक रह गया। उनकी दैवीय चेतना 9 सम्राटों के चित्र की दुनिया में प्रवेश कर गई। 9 सम्राटों के चित्र की दुनिया ने रुद्रसेन को ढेर सारी जानकारी दी। रुद्रसेन की आत्मा लगभग टूट गई। रुद्रसेन ने ध्यान से जानकारी याद की। यह बहुत जटिल थी। इसमें से कुछ में 9 राक्षसी संत सम्राटों का परिचय दिया गया था। यहाँ तक कि उनके अनुभवों का भी परिचय दिया गया था। इनमें से ज्यादातर यादें 9 राक्षसी संत सम्राटों की थीं। हाँ? अचानक रुद्रसेन आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि रुद्रसेन ने एक चौंकाने वाली जानकारी पढ़ी। इस जानकारी में क्लोन बनाने की एक विधि दर्ज थी।
इसमें कहा गया था कि यह 9 राक्षसी संत सम्राटों द्वारा अपनी मृत्यु से पहले बनाई गई एक गुप्त तकनीक है। इससे 9 राक्षसी संत सम्राटों के 9 क्लोन बनाए जा सकते हैं। 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोन में जीवित 9 राक्षसी संत सम्राटों जैसी भयानक शक्ति होती है। यदि आप ब्रह्मांड में 9 राक्षसी संत सम्राटों की शेष आत्माओं को खोज लेते हैं, तो आप उनकी सभी जादुई शक्तियों को नियंत्रित कर पाएंगे। जब 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोन 9 राक्षसी संत सम्राटों की सभी शेष आत्माओं को खा जाएंगे, तो वे जीवित 9 राक्षसी संत सम्राटों जैसी शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। क्या यह बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है? रुद्रसेन हक्का बक्का रह गया। 9 राक्षसी संत सम्राट, उनमें से कोई भी, वे प्राचीन देवताओं के समान थे जिनकी विश्व के लोग पूजा करते थे। इस गुप्त तकनीक के लिए 9 राक्षसी संत सम्राटों के 9 क्लोन बनाने पड़ते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोन ब्रह्मांड में 9 राक्षसी संत सम्राटों की शेष आत्माओं को तब तक अवशोषित कर सकते थे जब तक कि वे 9 राक्षसी संत सम्राटों के समान स्तर पर नहीं पहुंच जाते। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं 9 राक्षसी संत सम्राटों के 9 क्लोन बनाऊं, तो मैं 9 राक्षसी संत सम्राटों के 9 और क्लोन बना पाऊंगा? रुद्रसेन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। यह अफवाह थी कि कई शक्तिशाली साधक अपने ही क्लोनों को परिष्कृत कर लेते थे। ये क्लोन एक किसान के दूसरे जीवन के बराबर थे। ऐसा कहा जाता था कि यदि साधक का मूल शरीर नष्ट हो जाता था, तो वे उसे पुनर्जीवित करने के लिए क्लोन का उपयोग कर सकते थे। 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोन संभवतः स्वयं के क्लोनों को परिष्कृत करने का एक तरीका था। आपको रहस्यमयी आत्मा के पत्थर, सांसारिक राक्षस के पत्थर और 81 अन्य सामग्रियां इकट्ठी करनी होंगी। फिर सघन यिन ऊर्जा वाली कोई जगह ढूंढें और नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। रुद्रसेन ने 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोनों को परिष्कृत करने की विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ा। सबसे पहले उसे सारी सामग्री इकट्ठी करनी थी, फिर उसे घनी यिन ऊर्जा वाली जगह ढूंढनी थी। ऐसी जगह ढूंढना आसान था। वज्रेक्षा अकेडमी का पश्चिमी पर्वत अकेडमी के पूर्वजों का कब्रिस्तान था। वहां बड़ी संख्या में लोगों के दफन होने के कारण ये घनी यिन ऊर्जा वाला स्थान था। यदि कोई दिन में भी वहां जाए तो भी वो स्थान यिन हवाओं से भरा होगा। रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब कोई रात में वहां जाता था तो उसे भूतों की चीखें और देवताओं की चीखें भी सुनाई देती थीं। रुद्रसेन ने अपनी जरूरत की सारी सामग्री इकट्ठा करने में 3 दिन लगा दिए। फिर रात का फायदा उठाकर वो चुपचाप पश्चिमी पर्वत पर चला गया। दिन में वेस्ट माउंटेन पर अभी भी छात्र गश्त कर रहे थे। हालांकि रात में वहां सन्नाटा पसरा रहता था और कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती थी। रुद्रसेन पहली बार रात में पश्चिम पर्वत पर आया था। पश्चिम पर्वत में प्रवेश करते ही उसे यिन हवाओं का झोंका महसूस हुआ। दूर दूर तक भूतिया लपटों के गुच्छे दिखाई दे रहे थे। हू हू, हवा की आवाज में रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज मिली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूतों की चीखें हों। भले ही रुद्रसेन कुशल और साहसी था, लेकिन आधी रात को अकेले यहां आकर कब्रों को देखने से उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। हालांकि अगर वो 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोनों को परिष्कृत करना चाहता था, तो वो ऐसा केवल रात में ही कर सकता था। दिन के समय वो बहुत स्पष्ट था और आसानी से पकड़ा जा सकता था। रुद्रसेन ने हिम्मत जुटाई और पश्चिमी पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां एक के बाद एक कब्रें थीं, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि ये वो स्थान था जहां यिन ऊर्जा सबसे अधिक संघन थी। रुद्रसेन ने 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोनों को परिष्कृत करने की विधि अपनाई। उन्होंने सबसे संघन यिन ऊर्जा वाले 9 स्थान खोजे और उन सामग्रियों को जमीन के नीचे गाड़ दिया। फिर वो पश्चिमी पर्वत से चला गया। इसके बाद उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ा। ये सामग्रियां यिन ऊर्जा को एकत्रित करेंगी और उसे 9 राक्षसी संत सम्राटों में संघनित करेंगी। इसमें लगभग 3 महीने से आधा वर्ष तक का समय लगेगा। रुद्रसेन ने पश्चिम पर्वत छोड़ने के बाद अगले दिन साधना करने के लिए साधना पैगोडा में प्रवेश किया। साधना में समय का पता नहीं चला। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। रुद्रसेन की साधना मार्शल क्षेत्र 10वें आकाश के शिखर तक पहुंच चुकी थी। वो मार्शल मास्टर क्षेत्र में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। हालांकि रुद्रसेन जानता था कि मार्शल मास्टर क्षेत्र में पहुंचने के लिए एक अवसर की आवश्यकता है। एकांतवास से बाहर आकर रुद्रसेन 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोनों को देखने गया। अब जबकि यिन ऊर्जा एकत्रित हो गई थी, तो 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोन संघनित होने वाले थे। इससे रुद्रसेन बहुत उत्साहित हुआ।
उसने अनुमान लगाया कि 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोनों को सफलतापूर्वक परिष्कृत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोन सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गए, तो रुद्रसेन 9 राक्षसी संत सम्राटों के क्लोनों की शक्ति उधार ले सकेगा। उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सौरभपुर में ब्लैक स्ट्रीट नाम का एक बाजार था। वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। ब्लैक स्ट्रीट में हर तरह की ऐसी चीजें थीं जिन्हें बाहरी दुनिया दिन के उजाले में नहीं देख सकती थी। बहुत से लोग खजाने तलाशने में ब्लैक स्ट्रीट पर आना पसंद करते थे। रुद्रसेन ब्लैक स्ट्रीट पर पहुंचे। उन्होंने एक राक्षसी रक्तगोरी बेचने की योजना बनाई। रुद्रसेन ने अतीत में एक राक्षसी पिशाच पचामगढ़ को मार डाला था। राक्षसी पिशाच पचामगढ़ दानव जाति में बहुत दुर्लभ थे। मार्शल क्षेत्र में विकसित हुए राक्षसी पिशाच पचामगढ़ और भी दुर्लभ थे। उस स्तर के एक राक्षसी पिशाच पचामगढ़ के शरीर में रक्तगोली को संघनित किया जा सकता था। इस रक्तगोली में राक्षसी पिशाच पचामगढ़ के रक्त का सार था। राक्षसी पिशाच पचामगढ़ ऐसे राक्षस थे जो खून चूसने में माहिर थे। वो अपने आप सार को गाढ़ा कर सकते थे। इस रक्तगोली में अकल्पनीय मात्रा में तत्व मौजूद थे। यदि रुद्रसेन ने सीधे इस रक्तगोली को परिष्कृत किया तो वो मार्शल मास्टर क्षेत्र में भी प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि राक्षसी पिशाच पचामगढ़ की रक्तगोली में राक्षसी पिशाच पचामगढ़ का विष शामिल था, इसलिए साधक इसे सीधे परिष्कृत नहीं कर सकते थे। केवल एक रसायनज्ञ ही इसके अंदर के विषादों को बेअसर कर सकता था। राक्षसी पिशाच पचामगढ़ का मार्शियल कोर कई उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक था। रुद्रसेन ने इस रक्तगोली को ब्लैक स्ट्रीट में बेचने की योजना बनाई। वो कुछ दुकानों पर गया और उनसे पूछा तो सबने उसे लगभग 10 लाख में खरीद लिया। ब्लैक स्ट्रीट की सभी दुकानें कम दामों पर खरीद और ऊंची कीमतों पर बेची जाती थीं। रुद्रसेन ने इन दुकानों में रक्त गोली बेचने की योजना नहीं बनाई थी। वो ब्लैक स्ट्रीट के उत्तर पूर्वी कोने पर गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां किसान ब्लैक स्ट्रीट पर बेरोक-टोक अपनी दुकानें लगा सकते थे। किसान यहां अपनी मनचाही चीजें बेचने के लिए दुकानें लगा सकते थे। छोटे भाई, मेरी की पूर्ति गोलियों पर एक नजर डालो। ये की पूर्ति गोलियां 72 तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से बनी है। प्रत्येक गोली की कीमत केवल 1000 चांदी के तेले है। छोटे भाई, मैंने अभी अभी एक यिनयांग क्षेत्र के साधक द्वारा छोड़े गए कुछ खजानों को खोजा है। हो सकता है कि उनमें कुछ अमर खजाने हों। आओ और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खजाने चुन लो। कई लोग रुद्रसेन को अपनी चीजें बेचने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रसेन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और एक कोने में चला गया जहां एक युवक पालथी मारकर बैठा था। वो युवक लगभग 17-18 साल का लग रहा था। वो दुबला पतला था, उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा लाल था जैसे उसे कोई चोट लगी हो। उसके सामने एक काली जड़ थी। पता नहीं वो क्या थी। रुद्रसेन उस युवक के पास बैठ गया। उसने रक्त की गोली निकाली और उसके सामने रख दी। क्या ये आबनूस की जड़ है? एक मध्यम आयु वर्ग के साधक ने रुद्रसेन के बगल में खड़े युवा साधक से पूछा। युवा किसान ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह एक काली आत्मा की जड़ है। क्या काली आत्मा जड़? छोटे भाई, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जहां तक मुझे पता है, ब्लैक स्पिरिट रूट ब्लैक स्पिरिट ट्री की जड़ है और इसकी रक्षा शक्तिशाली क्रूर जानवर करते हैं। तुम्हें ब्लैक स्पिरिट रूट कैसे मिला? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जा सकते हो, युवा किसान ने ठंडे स्वर में कहा। काली आत्मा जड़? क्या यह सचमुच काली आत्मा की जड़ है? जब आसपास के किसानों ने यह सुना तो वे सब इकट्ठे हो गए और अंगूठे के आकार की जड़ को देखने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक इसे देखा और कहा, यह वास्तव में एक काली आत्मा की जड़ है। ये एक काली आत्मा के पेड़ की जड़ है जो रहस्यमयी अंडरवर्ल्ड डार्क फ्लेम फल पैदा कर सकती है। ब्लैक अंडरवर्ल्ड डार्क फ्लेम फल? रुद्रसेन का दिल धड़क उठा। क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में दर्ज था कि रहस्यमयी अंडरवर्ल्ड डार्क फ्लेम फल दुनिया के स्पिरिट फलों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि इस प्रकार के स्पिरिट फल में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा होती है। इसे खाने के बाद साधक रहस्यमयी अताल लोक के डार्क फ्लेम फल की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी साधना को सफल बना सकते थे। हालांकि ब्लैक स्पिरिट ट्री की जड़ बहुत उपयोगी नहीं थी, लेकिन इसका एक निश्चित औषधीय महत्व था। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत दुर्लभ था, इसलिए इसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था। छोटे भाई, तुम इस काली स्पिरिट जड़ को कितने में बेचने की योजना बना रहे हो?
एक किसान ने पूछा। 5 मिलियन टैल चांदी, युवा किसान ने कहा। हे, काली आत्मा की जड़ कोई रहस्यमयी अताल लोक का डार्क फ्लेम फल नहीं है। तुम इसे 5 मिलियन टैल चांदी में कैसे बेच सकते हो? हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 लाख टैल चांदी है। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें 30,000 टैल चांदी दूंगा, कैसा रहेगा? एक बूढ़े आदमी ने कहा। मैं केवल उन लोगों को बेच रहा हूं जो अपनी चीज के बारे में जानते हैं। मैं इसे 5 मिलियन टैल चांदी से कम में नहीं बेचूंगा। युवा किसान ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं। कितनी बेहूदगी है। 5 मिलियन टैल चांदी? पूरी जिंदगी लगा दो तो भी नहीं बेच पाओगे। ये तो बस एक जड़ है, और वो इसे 5 मिलियन टैल चांदी में बेचने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? वो पैसों के पीछे सचमुच पागल है। आसपास के लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। रुद्रसेन भी थोड़ा आशंकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति इसे 5 लाख टैल चांदी में बेचने पर क्यों अड़ा हुआ है। ये स्पष्टतः इसके लायक नहीं था। हालांकि रुद्रसेन को शक था कि युवा साधक घायल हो गया है। क्या यह हो सकता है कि वो कोई रामबाण इलाज खरीदना चाहता हो? अगर ऐसा था तो समझ में आ जाएगा कि युवा साधक उसे 500 टैल चांदी में बेचने पर क्यों अड़ा हुआ था। हालांकि रुद्रसेन बस उदासीनता से मुस्कुराया। शायद यही युवा साधक का बहाना था। तभी 10 से ज्यादा लोगों का एक समूह दूर से आया। उनका नेता एक नौजवान था। वे रुद्रसेन की छोटी सी दुकान के सामने रुक गए। अरे, क्या यह रक्त की गोली है? युवक ने आश्चर्य से रुद्रसेन के सामने रखी रक्त की गोली को देखा। क्या? रक्त की गोली? एक राक्षसी पिशाच चमगादड़ की रक्त की गोली? ये चीज आम नहीं है। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं। यह सुनकर कई लोग घबराकर चिल्ला उठे और रुद्रसेन पूरी तरह से घिर गया। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। यह वास्तव में एक रक्त की गोली है। एक मार्शल मास्टर स्तर के राक्षसी पिशाच चमगादड़ से संघनित रक्त की गोली। मार्शल मास्टर स्तर के राक्षसी पिशाच चमगादड़ से संघनित रक्त की गोली? युवक की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, 1 साल पहले मैंने एक बुजुर्ग के दवाखाने में एक रक्त की गोली देखी थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी। वो नवीश-वर्गीय लत्तर से संघनित की गई थी। मुझे तुम्हारी रक्त की गोली चाहिए। सज्जनों, मुझे पैसे दो। जी श्रीमान। तुरंत ही एक गार्ड वहां आया और बैंक नोटों का एक ढेर निकालकर रुद्रसेन को दे दिया। प्रत्येक बैंक नोट का मूल्य 1 लाख टैल था और कुल 10 बैंक नोट थे जो 10 लाख टैल थे। रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक मार्शल मास्टर स्तर की रक्त की गोली की कीमत बाहर 5 मिलियन टैल है और यह अमूल्य है। मैंने सुना है कि कई साल पहले एक मार्शल मास्टर स्तर की रक्त की गोली नीलामी में बेची गई थी और उसकी कीमत 12 मिलियन टैल थी। मैं नीलामी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यह बहुत परेशानी भरा था, इसलिए मैं इसे यहां बेचने के लिए लाया हूं। यदि आप वास्तव में इसे चाहते हैं तो आप इसे 10 मिलियन टैल में प्राप्त कर सकते हैं। आपके 10 लाख टैल मेरी रक्त की गोली खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह ब्लैक स्ट्रीट है, कोई नीलामी घर नहीं। इसकी कीमत क्या है? अंतिम फैसला मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। मेरी चीज की कीमत पर अंतिम फैसला आपका ही होगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? रुद्रसेन ने उदासीन स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, मैं गंभीर हूं। मुझे ये रक्त की गोली 10 लाख टैल में चाहिए। ठीक है, पैसे लो और चले जाओ। युवक ने निर्विवाद स्वर में कहा, कितना मजाकिया है। आप 10 लाख टैल के बिना नहीं जा सकते। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। युवक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बदमाश, मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूं, लेकिन तुम ये नहीं चाहते। रुद्रसेन ने उसे तिरस्कार की नजरों से देखा। शायद उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था, इसीलिए उसने बल का प्रयोग करके खरीद फरोख्त करने, यहां तक कि रुद्रसेन को अपमानित करने की भी हिम्मत की थी। अरे, ये यादव क्लैन से जोरावर यादव है? सच में, वो जोरावर यादव है। मैंने सुना है कि वो एक अद्भुत कीमियागर से साधना सीख रहा है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत आक्रामक है। उसने कई बार लोगों को काली गलियों में खरीदने बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन वो यादव क्लैन से है। यादव क्लैन सौरभपुर के 10 महान कुलों में से एक है। वे बेहद शक्तिशाली हैं। लेकिन जोरावर यादव बहुत घमंडी है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार वो मजबूत है। ये दुनिया है जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। हे, वो छोटा लड़का सचमुच बदकिस्मत है। जोरावर यादव ने 10 लाख की सस्ती कीमत पर एक खून की गोली चुराने में कामयाबी हासिल कर ली। वो सब कुछ खो देगा,
सब लोग बातें कर रहे थे। सब रुद्रसेन को दया भरी नजरों से देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि रुद्रसेन को तकलीफ होगी। ओह, आप जोरावर यादव हैं, है ना? आप यादव कबीले से हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक महान कबीले से हैं, आप लोगों को खरीद फरोख्त के लिए मजबूर कर सकते हैं? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपमानित कर सकते हो? खुद को 10 थप्पड़ मारो, वरना मुझे यादव कबीले को अपने शिष्यों को सही व्यवहार सिखाने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। रुद्रसेन ने जोरावर यादव को ठंडेपन से देखा। जब उन्होंने ये कहा तो भीड़ में हंगामा मच गया। कई लोग रुद्रसेन को हक्के बक्के होकर देख रहे थे। क्या वो आदमी पागल था? उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो जोरावर यादव से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहे? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो जोरावर यादव से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहे? कई लोगों ने रुद्रसेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी पागल आदमी को देख रहे हों। उसने जोरावर यादव को इतनी बेशर्मी से अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? क्या वो मौत को दावत दे रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? तुम अब और जीना नहीं चाहते हैं ना? जोरावर यादव क्रोधित हो गया। उसने रुद्रसेन को एक भयानक भाव से देखा। उसने अपनी बेरुखी को जरा भी छिपाने की कोशिश नहीं की। जोरावर यादव ने हाथ हिलाकर कहा, उसकी टांगे तोड़ दो। उसे बता दो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो नाराज नहीं कर सकता। जी श्रीमान। जोरावर यादव का एक गार्ड तुरंत आगे बढ़ा। वे आक्रमण करने वाले हैं। उस बदमाश ने जोरावर यादव को नाराज कर दिया। मुझे डर है कि वो आज मर जाएगा। कई लोग रुद्रसेन को दया से देखते हुए चर्चा करने लगे। आज का मामला जोरावर यादव की जबरदस्ती की वजह से हुआ था। स्वाभाविक है, सभी को रुद्रसेन के प्रति सहानुभूति थी। हालांकि किसी ने भी जोरावर यादव के मामलों में दखल अंदाजी करने की हिम्मत नहीं की। बच्चों, तुमने हमारे युवा मालिक को नाराज किया। तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बाहर निकले गार्ड के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने रुद्रसेन पर एक मुक्का मारा। उसके मुक्के बिजली की तरह तेज थे और उसकी चाल बाघ की तरह भयंकर थी। उसकी शक्ति 9वीं दिव्य परत तक पहुंच चुकी थी। कई लोगों ने गार्ड की शक्ति महसूस की और उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। कई लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि रुद्रसेन विरोध नहीं कर पाएगा। आखिरकार रुद्रसेन 15-16 वर्ष का लड़का लग रहा था। वो जोरावर यादव के पहरे का विरोध कैसे कर सकता था? एक ठंडी हंसी सुनाई दी। सभी ने देखा कि रुद्रसेन आगे बढ़ गया था। वो छाया की तरह था, अत्यंत तेज। टकराना। एक पल में रुद्रसेन और जोरावर यादव टकरा गए। एक चित्रांक उड़ता हुआ भेजा गया। वाह! उसने हवा में खून उगल दिया। क्या? वह कैसे संभव है? एक ही वार में मारा गया। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। सभी दर्शक हैरान रह गए। वो उस खूबसूरत युवक को अविश्वास से देखने लगे। जोरावर यादव का रक्षक। वह 9वीं आकाशीय परत के विशेषज्ञ थे। वो एक कदम भी नहीं रोक पाए। क्या वो युवक सचमुच इतना बलवान था? एक धमाका हुआ। जोरावर यादव का रक्षक जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ा और रोने लगा। घायल गार्ड को देखकर जोरावर यादव का चेहरा उदास हो गया। कहावत है, कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक को देखना जरूरी है। रुद्रसेन ने उसके गार्ड को घायल कर दिया था। जोरावर यादव का दिल और भी ठंडा हो गया। उसे नीचे ले जाओ। जोरावर यादव ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ श्रीमान। सूश, सूश, सूश। इस बार जोरावर यादव के अलावा 1 दर्जन से अधिक गार्ड निकल आए और रुद्रसेन को घेर लिया। ये दृश्य देखकर कई लोगों के हावभाव एकदम बदल गए। इनमें से कोई भी रक्षक कमजोर नहीं था। हालांकि रुद्रसेन ने जोरावर यादव के एक रक्षक को हरा दिया था, लेकिन यह सिर्फ आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन अब रुद्रसेन को घेर लिया जाने वाला था। दर्शकों के दृष्टिकोण से ये बिना किसी रहस्य के लड़ाई होने वाली थी। 1 दर्जन से ज्यादा गार्ड तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़े। कुछ मुक्के मार रहे थे, कुछ हथेलियां। वे उस पर बेरहमी से टूट पड़े। रुद्रसेन ने एक ठंडी अभिव्यक्ति प्रकट की। उसी समय वो भी हिल गया। सूश, रोशनी की चमक की तरह। रोशनी की चमक की तरह। रुद्रसेन एक चालाक खरगोश की तरह तेजी से आगे बढ़ा। वो भीड़ के बीच से निकल गया। आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। जोरदार थप्पड़ के साथ ही एक के बाद एक खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगी। एक के बाद एक आकृतियां पीछे की ओर उड़ती चली गईं। वे सभी जोरावर यादव के रक्षक थे। रुद्रसेन के थप्पड़ से ये गार्ड उड़ गए। वे रुद्रसेन की एक भी चाल का सामना नहीं कर सके। आसपास के किसान ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मुंह के कोने जोर से फड़कने लगे।
किसने सोचा होगा कि एक युवा व्यक्ति की साधना इतनी शक्तिशाली होगी? क्या वो वज्र दीक्षा अकेडमी का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? किसी ने फुसफुसाया। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से सौरभपुर के किसी कुलीन परिवार का शिष्य नहीं था। सौरभपुर के लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि कुलीन परिवारों के शिष्यों में कौन कौन से प्रतिभाशाली लोग होते हैं। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था। रुद्रसेन वज्र दीक्षा अकादमी से थे। वह एक ऐसा स्थान था जहां प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते थे। रुद्रसेन कदम दर कदम जोरावर यादव की ओर बढ़ा। जोरावर यादव बहुत दबाव में था। जोरावर यादव एक रसायन शास्त्री का प्रशिक्षु था, जो रसायन विद्या में माहिर था। इसीलिए उसकी साधना बहुत मजबूत नहीं थी। हालांकि हालात अच्छे ना होने के बावजूद रुद्रसेन जोरावर यादव से नहीं डरता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरा बड़ा भाई अंबरवीर यादव है? वो वज्र दीक्षा अकेडमी का दूसरे नंबर का प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से अंबरवीर यादव के नाम से वाकिफ थे। कहा जाता था कि वज्र दीक्षा अकेडमी में वे अजेय थे। यहां तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। रहस्यमय प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति के अलावा वज्र दीक्षा अकेडमी में अंबरवीर यादव का कोई मुकाबला नहीं था। तो क्या हुआ? रुद्रसेन के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, जो कि मुस्कुराहट नहीं थी। आप वज्र दीक्षा अकेडमी के छात्र हैं ना? आज जो हुआ उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम सोच सकते हो कि वज्र दीक्षा अकेडमी में तुम्हारा क्या हाल होगा। जोरावर यादव ने सीधे धमकी दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उम्मीद थी कि रुद्रसेन हार मान लेगा। वह रुद्रसेन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। टक्कर! रुद्रसेन ने व्यंग किया और जोरावर यादव को लात मारी, जिससे वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। जोरावर यादव दयनीय हालत में जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रसेन आगे बढ़ा और जोरावर यादव के शरीर पर पैर रख दिया। उसने जोरावर यादव को ठंडी नजरों से देखा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? क्या? दर्शक मुंह खोले सामने के दृश्य को देखते रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन इतना शक्तिशाली होगा कि एक ही लात से जोरावर यादव को उड़ा देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति वज्र दीक्षा अकेडमी में अंबरवीर यादव के बारे में चिंतित नहीं था? बच्चे, तुम। जोरावर यादव का चेहरा काला पड़ गया। रुद्रसेन के उस पर पैर रखने से पहले उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। जोरावर यादव ने अपने जीवन में कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। रुद्रसेन ने कहा, 15 मिलियन टैल चांदी निकालो और मैं यादव कबीले को कुछ सम्मान दूंगा और आज तुम्हें छोड़ दूंगा। रुद्रसेन ने जोरावर यादव को ठंडेपन से देखा। जोरावर यादव रुद्रसेन को 1000 टुकड़ों में काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह रुद्रसेन के सामने टिक नहीं सकता। इसके अलावा इस छोटे बदमाश में कोई जमीर नहीं थी। जोरावर यादव रुद्रसेन की पृष्ठभूमि नहीं समझ पाया। जोरावर यादव को पता था कि सौरभपुर के बाहर में ही कई शक्तिशाली समूह थे। सौरभपुर शहर वज्र देश के मुख्य शहरों में से एक था। इसकी रैंकिंग बहुत ऊंची नहीं थी। सौरभपुर के समूह वज्र देश में बहुत ऊंची रैंकिंग वाले नहीं थे, वे बस स्थानीय तात्याई थे। इसीलिए जोरावर यादव ने रुद्रसेन से निपटने का फैसला करने से पहले रुद्रसेन की पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। आखिरकार बदला तो ठंडा ही सही, लेकिन सबसे अच्छा होता है। जोरावर यादव ने खुद को तसल्ली देने का बहाना ढूंढ लिया। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रुद्रसेन ने जोरावर यादव के शरीर से अपना पैर हटा लिया। जोरावर यादव जमीन से रेंग कर ऊपर आया और 15 लाख टाइल चांदी निकाल लाया। जोरावर यादव के जाने से पहले उसके परिवार के बुजुर्गों ने उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधि खरीदने के लिए कहा था, लेकिन अब उसके पास उसे रुद्रसेन को देने के अलावा कोई चारा नहीं था। रुद्रसेन ने पैसे लिए और जोरावर यादव को ठंडी नजरों से देखा। अब तुम भाग सकती हो। जोरावर यादव का दिल नफरत से भर गया था, लेकिन वो जानता था कि वो रुद्रसेन को हराने के लिए काफी मजबूत नहीं था। उसके पास अपनी नफरत छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो तेजी से वहां से चला गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। दर्शक भी धीरे धीरे तितर-बितर हो गए, लेकिन कई लोग अभी भी उत्साह से चर्चा कर रहे थे। अभी अभी जो युद्ध हुआ वो वाकई जबरदस्त था। किसने सोचा होगा कि एक बड़े कबीले के युवा स्वामी जोरावर यादव उस युद्ध में इतनी बड़ी हार झेलेंगे। रुद्रसेन उस युवा साधक के पास आया जो काली आत्मा की जड़ बेच रहा था। उसने 5 मिलियन टैल चांदी निकाली और उसे दे दी। फिर रुद्रसेन ने काली आत्मा जड़ को अपने पास रख लिया। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? युवा साधक को जरूर आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच में 5 लाख टैल चांदी खर्च करके एक काली स्पिरिट जड़ खरीदेगा। हालांकि उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। वज्र दीक्षा अकादमी, रुद्रसेन। युवा किसान ने सिर हिलाया, मुड़कर चला गया। छोटे भाई, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है।
एक काली आत्मा की जड़ की कीमत अधिकतम 3 लाख टैल चांदी के बराबर होती है। इसकी कीमत 5 लाख टैल चांदी के बराबर नहीं है। ये सही है छोटे भाई, वो आदमी स्पष्ट रूप से तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग एक साथ बातें कर रहे थे। रुद्रसेन मुस्कुराया और सभी को अलविदा कहा। वो ये कैसे नहीं जान सकता था कि एक काली आत्मा की जड़ का मूल्य 5 मिलियन टैल चांदी के बराबर नहीं है। हालांकि रुद्रसेन स्वभाव से दयालु और खुले विचारों वाले थे। जब उन्होंने देखा कि युवा साधक मुसीबत में है, तो उन्होंने उसकी मदद की। इसे पुण्य संचय और अच्छे कर्म माना जा सकता है। इसके बाद दिन सामान्य हो गए। रुद्रसेन हर दिन लगन से साधना करता रहा और मार्शल मास्टर के क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद करता रहा। हालांकि यह स्पष्ट था कि मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था। 4 एकेडमी टूर्नामेंट में अब केवल 2 महीने बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं उससे पहले ही सफलता प्राप्त कर लूंगा, रुद्रसेन ने बुड़बुड़ाया। 4 एकेडमी का टूर्नामेंट इनर कोर्टयार्ड की 4 एकेडमियों के बीच का एक टूर्नामेंट था। यह हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। 4 एकेडमीज के टूर्नामेंट में इनर कोर्टयार्ड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्थान दिया जाएगा। शीर्ष स्थान पर रहने वाले लोग न केवल अपनी अपनी एकेडमियों के लिए गौरव हासिल करेंगे, बल्कि उन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिलेंगे। किसी की रैंकिंग जितनी ऊंची होती, एकेडमी से उसे मिलने वाले मासिक लाभ उतने ही ज्यादा होते। उदाहरण के लिए, रुद्रसेन को हर महीने सिर्फ 30 साधारण क्यूब पूर्ति गोली ही मिल सकती थी, लेकिन जो लोग शीर्ष पर थे, उन्हें महान शक्ति गुप्त ड्रैगन गोली प्राप्त हो सकती थी। यदि रुद्रसेन हर दिन एक महान शक्ति गुप्त ड्रैगन गोली का सेवन करता है, तो उसकी साधना निश्चित रूप से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। हालांकि महान शक्ति गुप्त ड्रैगन गोली को वज्र दीक्षा एकेडमी के एक बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। इसकी आपूर्ति सीमित थी और यह अमूल्य थी। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो इसे बाहर से नहीं खरीद सकता था। इसलिए कई छात्र लगन से साधना करते थे और हर 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले 4 एकेडमीज टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग पाने की कोशिश करते थे। ये तय करता था कि अगले 3 सालों तक साधना के लिए क्यू पूर्ति गोली का इस्तेमाल किया जाएगा या महान शक्ति गुप्त ड्रैगन गोली का। दोनों के बीच का अंतर अकल्पनीय था। रुद्रसेन ने हिम्मत नहीं हारी। जोर से चिल्लाते हुए वो उछल पड़ा और चारों तरफ मुक्के बरसाने लगा। वो क्रशिंग फिस्ट का अभ्यास कर रहा था। 2 घंटे बाद मनोहर रुद्रसेन के घर पहुंची। कनिष्ठ भाई रुद्र, वरिष्ठ भाई शौर्य वर्मा ने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाई विवन कुमार आपको ढूंढ रहे थे। विवन कुमार, वो जो इनर कोर्टयार्ड में 7वें स्थान पर है? रुद्रसेन ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, ये वही है। मनोहर ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्रसेन थोड़ा हैरान था। ऐसा लग रहा था कि उसका विवन कुमार से कोई संबंध नहीं है। विवन कुमार इनर कोर्टयार्ड में अधिक रहस्यमयी था और कभी कभार ही दिखाई देता था। रुद्रसेन आधे साल से अधिक समय से इनर कोर्टयार्ड में था, लेकिन उसने कभी विवन कुमार को नहीं देखा था। जहां तक बात विवन कुमार की उसे ढूंढने की है, तो रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और देखते हैं, रुद्रसेन ने कहा और मनोहर के साथ एकेडमी लौट आया। बैठक कक्ष में शौर्य वर्मा एक युवा साधक से ध्यान से बात कर रहा था। वो व्यक्ति किशोरावस्था का लग रहा था, थोड़ा दुबला पतला, दृढ़ मेहनी मुंह वाला। रुद्रसेन थोड़ा हैरान था। ये विवन कुमार होना चाहिए, वही युवा साधक जो कुछ दिन पहले काली आत्मा की जड़ बेच रहा था। कनिष्ठ भाई रुद्र, हमारी आखिरी मुलाकात को दिन हो गए हैं, आप कैसे हैं? विवन कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। सब ठीक है विवन कुमार, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, उसके लिए मुझे माफ करें, रुद्रसेन ने कहा। मुझे एकेडमी छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये सामान्य बात है कि आप मुझे नहीं पहचानते। विवन कुमार मुस्कुराया और बोला, मैं आज तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वरिष्ठ भाई विवन, कनिष्ठ भाई रुद्र, मुझे याद है कि राजदीप आज मुझे ढूंढ रहे थे। समय करीब हो गया है, इसलिए मैं उनसे मिलने जाऊंगा। पर्याप्त समय लो। शौर्य वर्मा मुस्कुराया और खड़ा हो गया। अपना ख्याल रखना जूनियर भाई शौर्य, विवान कुमार ने सिर हिलाया। शौर्य वर्मा के जाने के बाद रुद्रसेन ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ भाई विवान यहां क्यों हैं? जूनियर भाई रुद्र, क्या आपको अभी भी काली आत्मा की जड़ याद है? विवान कुमार ने पूछा। बिल्कुल, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फ्रूट की आत्मा जड़ है। मुझे यकीन है कि जूनियर भाई रुद्र इसके बारे में जानते हैं। विवान कुमार ने रुद्रसेन को देखा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। विवान कुमार ने आगे कहा, सच बताऊं तो जब मैं बाहर प्रशिक्षण ले रहा था, तब मुझे ज्वानमिंग डार्क फ्लेम फल मिला था, लेकिन वो एक क्रूर जानवर द्वारा संरक्षित था। उस समय ज्वानमिंग डार्क फ्लेम फल अभी तक पका नहीं था। अब आधा साल बीत चुका है और मुझे लगता है कि अब तक वो पक गया होगा।
तुम और मैं भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें हमारे साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक परिपक्व ब्लैक अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फल। रुद्रसेन की आंखें चमक उठी। ये एक दुर्लभ खजाना था। रुद्रसेन को पूरा यकीन था कि वो मास्टर स्तर तक पहुंच जाएगा। तो फिर मुझे आपको धन्यवाद देना होगा, वरिष्ठ भाई विवान, रुद्रसेन ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा। हाँ, जूनियर भाई, मेरे साथ इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हम कल निकलेंगे, तैयार रहना, विवान कुमार ने कहा। ठीक है, मैं अच्छी तैयारी करूंगा, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में फैला उजाड़ जंगल एक ऐसा स्थान था जिसे मनुष्य 100 वर्षों में भी पार नहीं कर सकता था। वो उजाड़ जंगल असीम था। वहां खूंखार जानवर घूमते थे और खतरों से भरा हुआ था। अगर कोई सावधान न रहे तो उसकी जान जा सकती है। किलिन पर्वत श्रृंखला उजाड़ जंगल और मध्य क्षेत्र की सीमा पर स्थित थी। किलिन पर्वत श्रृंखला 800 मील तक फैली हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां खूंखार जानवर आजादी से घूमते थे और बेहद खतरनाक थी। रुद्रसेन और हुआ जुहान ली किलिन पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। रास्ते में रुद्रसेन और विवान कुमार ने खूब बातचीत की। विवान कुमार से रुद्रसेन को समझ आया कि अंधेरे पाताल लोक के काले ज्वाला फल की रखवाली करने वाला वो क्रूर जानवर एक भयानक अस्तित्व था। ये एक लाल ज्वाला किलिन था जिसने चेतना प्राप्त की थी और साधना करना जानता था। ये लाल ज्वाला किलिन कुछ हजार मील के दायरे में जानवरों का राजा था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इस लाल ज्वाला किलिन को उकसाए। इस बार रुद्रसेन और विवान कुमार लाल ज्वाला किलिन द्वारा संरक्षित अंधेरे पाताल लोक के काले ज्वाला फल को चुराने आए थे। ये बाघ के बाल नोचने जैसा था। ये मौत को ढूंढने जैसा था। हालांकि मार्शल मास्टर दायरे में जल्दी से प्रवेश करने के लिए रुद्रसेन ने जोखिम लेने का फैसला किया। गर्जना। किलिन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद धरती हिला देने वाली गर्जना सुनाई दी। तभी शरीर पर अनेक दागों वाला एक बर्फ सा सफेद बाघ बाहर कूद पड़ा। ये बाघ 5 मीटर ऊंचा और 8 मीटर लंबा था। इसका शरीर विशाल और आंखें ठंडी थी। ये बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। जब ये रुद्रसेन और विवान कुमार को देखता तो इसकी आंखें क्रूरता से भर जाती। लटकती सुनहरी आंखों वाला बाघ। रुद्रसेन हैरान रह गया। उसने इस बाघ का परिचय क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में देखा था। लटकती सुनहरी आंखों वाला बाघ बाघों की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति थी। इस प्रकार का बाघ विशाल और अत्यधिक बलशाली होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रकार के बाघ ने जन्म से ही मनुष्यों की तरह चेतना प्राप्त कर ली थी। ये स्वर्ग और धरती के सार को ग्रहण करके उसे विकसित कर सकता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना सामान्य क्रूर जानवरों से की जा सके। गर्जना। लटकती सुनहरी आंखों वाला बाघ दहाड़ा और रुद्रसेन और विवान कुमार की ओर झपटा। उसके विशाल पंजे उन दोनों की ओर झपटे। हाँ, जूनियर भाई पीछे हटो, मुझे इस लटकती सुनहरी आंखों वाले बाघ से लड़ने दो, विवान कुमार हंसा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और जल्दी से दर्जन मीटर पीछे हट गया। दूसरी तरफ विवान कुमार सीधे बाघ पर टूट पड़ा। हालांकि दोनों के आकार में बहुत अंतर था, विवान कुमार जरा भी डरा नहीं। उसने बाघ पर एक मुक्का मारा। टकराना। दोनों पक्ष आपस में बुरी तरह टकराए। जबरदस्त आघात तरंगे उठी जिससे धरती कई बार जोर से हिली। विवान कुमार वाकई वज्र दीक्षा एकेडमी के भीतरी प्रांगण का 7वां रैंकर होने के योग्य था। सुनहरी आंखों वाले बाघ से आमने सामने की टक्कर में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक आदमी और एक बाघ के बीच दर्जनों राउंड तक लड़ाई हुई। विवान कुमार ने मौके का फायदा उठाया और बाघ के शरीर पर कूद पड़ा। वो बाघ की गर्दन पर सवार हो गया और अपनी मुक्की सुनहरी आंखों वाले बाघ के सिर पर दे मारी, जिससे बाघ को चक्कर आ गया। तिरछी आंखों वाले सुनहरी आंखों वाले बाघ ने एक गहरी दहाड़ लगाई और अचानक अपनी गर्दन घुमाई, जिससे विवान कुमार उड़ गया। फिर वो जंगल में भाग गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। हाँ, इतनी बड़ी लड़ाई होना बहुत ताजगी देने वाला है, विवान कुमार ने कहा। भाई आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, रुद्रसेन ने कहा। मैंने तुमसे कुछ साल पहले साधना शुरू की थी। अपनी प्रतिभा के साथ जब तुम मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो बराबरी कर पाओगे, विवान कुमार ने कहा। रुद्रसेन और विवान कुमार अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। एक दिन बाद वे किलिन पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंच गए। विवान कुमार ने कहा, भाई क्या तुम ये देख रहे हो? हमारे सामने वाली घाटी स्कारलेट फ्लेम किलिन का घोंसला है। ब्लैक अंडरवर्ल्ड डार्क फ्लेम फल वहां उगता है। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसी समय दूर से 4 आकृतियां उड़ती हुई आईं। भाई हुओं, देखो, रुद्रसेन ने दूरी पर 4 छायाचित्रों की ओर इशारा किया। अरे, ये सब लोग उड़ना जानते हैं? क्या ये सब यिन यांग साधक हैं? विवान कुमार हैरान थी। रुद्रसेन और विवान कुमार ने खुद को जंगल में गहराई में छिपा लिया।
उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि जब 4 शक्तिशाली साधक वहां पहुंचेंगे तो कुछ घटित होने वाला है। 4 किसानों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उनमें से एक योद्धा सुनहरे कवच पहने और पवित्र तलवार लिए हुए था। वह उड़ते हुए शेर पर सवार था। दूसरा व्यक्ति काले वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति था। आखिरी तस्वीर में एक खूबसूरत औरत बर्फ सफेद पोशाक पहने हुए थी। वह 9 स्वर्गों की परी जैसी लग रही थी। आखिरी तस्वीर में लाल रंग की पोशाक पहने एक आकर्षक महिला थी। वह किसी लोमड़ी जैसी लग रही थी। धड़ाम! किलिन पर्वत श्रृंखला की गहराई से एक भयानक आभा निकल रही थी। गर्जन! इसके बाद पूरे क्षेत्र में गहरी गर्जना गूंज उठी। एक विशाल क्रूर जानवर अपने पूरे शरीर पर आग की लपटें लिए हुए उड़ गया। वह जानवर 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा और 20 मीटर लंबा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भयानक शक्ति हो जो दुनिया को तबाह कर सकती है। लाल ज्वाला किलिन प्रकट हुई थी। मानव साधकों, आपने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। लाल ज्वाला किलिन ने हवा में तैरते हुए 4 मानव साधकों को ठंडेपन से देखा। चारों मानव साधक स्पष्टतः एक ही गुट के नहीं थे। वे अलग अलग खड़े थे और एक दूसरे से सावधान थे। मोहक महिला ने खिलखिलाकर कहा, स्कारलेट फ्लेम किलिन, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? मुझे याद है जब तुम इंसान बनकर ट्रेनिंग के लिए निकले थे। हमने समुद्र की तलहटी में छिपे खजानों की भी खोज की थी। मनिका, ये बहुत समय पहले की बात है। मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो। लाल लौ वाली किलिन ने उस औरत का सामना नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनमें एक ठंडी रोशनी चमक उठी। दूसरी औरत ने कहा, ज़ुआन मिंग डार्क फ्लेम फल पक गया है। हम आपके साथ एक ज़ुआन मिंग डार्क फ्लेम फल बदलने आए हैं। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं इससे सहमत नहीं हूंगा। स्कारलेट फ्लेम किलिन ने अस्वीकार कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रकार के आध्यात्मिक फल पर एकाधिकार करना चाहते हैं? सुनहरे कवच वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इस खजाने को 100 साल तक सुरक्षित रखा है, इससे पहले कि यह परिपक्व हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि इसे पाना तुम्हारे लिए इतना आसान होगा? लाल लौ किलिन ने उपहास किया। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें पर्याप्त खजाना दूंगी। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है। अभी चले जाओ, वरना मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। लाल लौ किलिन ने ठंडे स्वर में कहा। काले वस्त्रधारी साधक ने व्यंग किया, चूंकि तुम लोग सहमत नहीं हो, इसलिए हमें बल का प्रयोग करना होगा। सब लोग डार्क फ्लेम फलों पर जाने से पहले इस लाल लौ किलिन से निपटने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं करते? तुम सब क्या सोचते हो? ठीक है, चलो करते हैं। धड़ाम! अगले ही क्षण चारों साधक लाल ज्वाला किलिन पर टूट पड़े। लाल ज्वाला किलिन ने धाड़ते हुए कहा, चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगी। लाल ज्वाला आकाश को जला रही है। लाल ज्वाला किलिन दहाड़ा। बादलों में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, आकाश में अनंत लपटें प्रकट हुईं और चारों साधकों को घेर कर धरती को जला डाला। लाल रंग की ज्वाला किलिन अपनी राक्षसी लपटों से चारों साधकों को जलाकर मार डालना चाहती थी। बैंग बैंग बैंग! आकाश में युद्ध अत्यंत तीव्र था। युद्ध की केवल प्रचंड तरंगें ही एक पर्वत श्रृंखला को कुचलने के लिए पर्याप्त थीं। यह यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच का युद्ध था। इसे सर्वनाशिक कहा जा सकता है। इस स्तर के विशेषज्ञ रुद्रसेन के लिए भगवान जैसे थे। वह केवल उनका सम्मान कर सकता था। जंगल में छिपे रुद्रसेन ने उस भयानक युद्ध को देखा। 5 बेहद भयानक जीव अपनी एक उंगली के इशारे से दुनिया को तबाह कर सकते थे। यह वाकई भयानक था। लेकिन जाहिर है स्कारलेट फ्लेम किलिन से निपटना आसान नहीं था। अगर चारों विशेषज्ञ मिलकर भी काम करें तो भी कम समय में स्कारलेट फ्लेम किलिन को हराना आसान नहीं होगा। पर्वत और समुद्र शास्त्र के अनुसार लाल ज्वाला किलिन एक उजाड़ जानवर था। उसके शरीर में विनाश की शक्ति थी। वह लाल ज्वाला दानव अग्नि को नियंत्रित कर सकता था। किसी महायुद्ध के दौरान लाल ज्वाला दानव अग्नि हजारों मील तक फैलकर दुनिया को नष्ट कर सकती थी। इतने कम समय में ऐसे राक्षस को वश में करना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था। दरअसल चारों विशेषज्ञों को स्कारलेट फ्लेम किलिन पर आक्रमण करते समय वाकई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वे स्कारलेट फ्लेम डेमन फायर के द्वारा छोड़ी गई स्कारलेट फ्लेम डेमन फायर से घिरे थे। अगर वे सावधान नहीं रहते तो उनकी जान जाने का खतरा था। रुद्रसेन ने कहा, वरिष्ठ भाई विवान,
अब जब चारों विशेषज्ञ स्कारलेट फ्लेम किलिन पर आक्रमण कर रहे हैं तो ये हमारा मौका है। विवान कुमार ने सिर हिलाया। मेरा भी यही विचार है। चलो चुपचाप घाटी में घुसें, जुआन मिंग ब्लैक फ्लेम फल लें और तुरंत निकल जाएं। दोनों में सहमति बन गई और वे चुपचाप घाटी में घुस गए। अब चूंकि पांचों विशेषज्ञ आसमान में लड़ रहे थे, इसलिए उनके पास नीचे जमीन पर ध्यान देने का समय नहीं था। रुद्रसेन और विवान कुमार ने घाटी में प्रवेश किया। घाटी की गहराई में एक विशाल गुफा थी। यह लाल ज्वाला किलिन की गुफा होनी चाहिए। गुफा के बाहर एक लाल रंग का दिव्य वृक्ष था जो 1 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। यह अवश्य ही जुएनमिंग ब्लैक फ्लेम फल वृक्ष होगा। उस दिव्य वृक्ष पर 10 से ज्यादा फल थे। उनमें से 5 सुर्ख लाल थे, जबकि बाकी स्याही की तरह काले थे। विवान कुमार ने कहा, भाई क्या तुम देख रहे हो? ये जुएनमिंग डार्क फ्लेम फल हैं। ये काले फल अभी पके नहीं हैं। इन्हें छूना भी मत। ये बेहद जहरीले हैं। अगर तुम इन्हें खाओगे तो महान लुओ गोल्डन अमर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये लाल फल पके हुए हैं, ये जहरीले नहीं हैं। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वे दोनों गहरे निचले अंधेरे ज्वाला फलों की ओर तेजी से बढ़े। कुछ ही देर में वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही वे गहरे निचले अंधेरे ज्वाला फल तोड़ने वाले थे, गुफा से अचानक एक भयानक आभा निकली। आग की एक चमक के साथ 2 क्रूर जानवर बाहर निकल आए। ये दोनों स्कारलेट फ्लेम किलिन जानवर थे, लेकिन स्पष्ट रूप से हवा में स्कारलेट फ्लेम किलिन राजा की तुलना में उनके शरीर बहुत छोटे थे। ये दोनों लाल ज्वाला किलिन 3 मीटर ऊंचे और 5 मीटर लंबे थे। ये इनकी प्रारंभिक अवस्था में होने चाहिए। यह इसलिए था क्योंकि एक वयस्क स्कारलेट फ्लेम किलिन 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो सकता था और उसके शरीर की लंबाई 20 मीटर से ज्यादा हो सकती थी। यह एक पहाड़ जितना विशालकाय जीव था। 2 लाल ज्वाला किलिन बाहर निकलने के बाद वे तुरंत रुद्रसेन और विवान कुमार की ओर झपटे। वास्तव में 2 और भी हैं। रुद्रसेन और विवान कुमार के चेहरे बदल गए क्योंकि उन्होंने स्कारलेट फ्लेम किलिन के हमले को जल्दी से चकमा दिया। दोनों स्कारलेट फ्लेम किलिन क्रमशः रुद्रसेन और विवान कुमार से भिड़ गए। रुद्रसेन स्कारलेट फ्लेम किलिन की आंखों में उपहास की झलक भी देख सकता था। इस आदमी के पास पहले से ही अपनी बुद्धि है। रुद्रसेन का दिल धड़क उठा। गर्जना। स्कारलेट फ्लेम किलिन ने एक धीमी गर्जना की और रुद्रसेन की ओर दौड़ी अपने पंजों से उस पर वार किया। टक्कर आओ। रुद्रसेन और लाल लौ किलिन जोरदार टक्कर में टकराए। रुद्रसेन ने तुरंत महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी बाह के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। वह शक्ति बहुत भयानक थी, मानो वह रुद्रसेन के शरीर को एक पल में नष्ट करना चाहती हो। रुद्रसेन ने स्कारलेट फ्लेम किलिन के हमले को झेला और डोर कटी पतंग की तरह उड़ गया। उसका शरीर जोर से एक चट्टान की दीवार से टकराया, मानो उसका पूरा शरीर बिखर गया हो। अरे, ये स्कारलेट फ्लेम किलिन इतना शक्तिशाली है? रुद्रसेन उदास था। बहुत समय हो गया था जब उसे ऐसा झटका लगा था। ये एक बिल्कुल अलग स्तर की लड़ाई थी। स्कारलेट फ्लेम किलिन ने दहाड़ते हुए एक बार फिर रुद्रसेन की ओर झपट्टा मारा। दूसरी ओर विवान कुमार और स्कारलेट फ्लेम किलिन एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। विवान कुमार एक मार्शल मास्टर साधक था, इसलिए स्कारलेट फ्लेम किलिन के साथ युद्ध में उसका पलड़ा भारी था। विवान कुमार ने स्कारलेट फ्लेम किलिन को उड़ा दिया। इससे लाल ज्वाला किलिन भी क्रोधित हो गया। लाल ज्वाला किलिन ने अपना खूनी मुंह खोला और विवान कुमार की ओर आग के गोले उगल दिए। यह स्कारलेट फ्लेम दानव अग्नि थी जो स्कारलेट फ्लेम किलिन जाति के पास थी। ये राक्षसी अग्नि अत्यंत भयानक थी। एक बार शरीर को छू लेने पर इसे बुझाना कठिन था। ये 10 दिनों तक बिना कमजोर हुए जलती रहती थी। जब तक यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के पास मजबूत सुरक्षात्मक आभा नहीं होगी, तब तक वह स्कारलेट फ्लेम डेमन फायर से जलकर नहीं मरेगा। रुद्रसेन और विवान कुमार जैसे साधकों के लिए एक बार जब वे लाल ज्वाला दानव अग्नि की चपेट में आ जाते तो वे जिंदा जल जाते। विवान कुमार ने स्कारलेट फ्लेम डेमन फायर को सीधे लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो केवल जल्दी से चकमा दे सका। गर्जना। दूसरी स्कारलेट फ्लेम किलिन दहाड़ी और रुद्रसेन की ओर झपटी। रुद्रसेन एक कोने में फंस गया था और स्थिति बहुत खतरनाक थी। एक बार लाल लौ किलिन उसके करीब आ गई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। रुद्रसेन इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था।
इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रासेन ने अपनी 3 भक्षण मार्शल आत्माओं को सक्रिय किया। उसी समय रुद्रासेन की 3 अवशोषित आत्माएं घूमने लगीं और रुद्रासेन के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देने लगा। ये रुद्रासेन की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी। लाल रंग की फ्लेम किलिन को सीमित चुंबकीय क्षेत्र ने घेर लिया था। स्कारलेट फ्लेम किलिन हवा में ही अटक गया था। रुद्रासेन चिल्लाया और एक मुक्का मारकर स्कारलेट फ्लेम किलिन को उड़ा दिया। रुद्रासेन ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। वो झट से ज़ुआनमिंग डार्क फ्लेम फलों की ओर दौड़ा और कुछ पके फल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि रुद्रासेन द्वारा उड़ाई गई स्कारलेट फ्लेम किलिन पहले ही उस पर झपट पड़ी थी। उसने अपना मुंह खोला और स्कारलेट फ्लेम डेमन फायर उगल दिया। रुद्रासेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने 2 ज़ुआनमिंग डार्क फ्लेम फल पकड़े और हवा में ही अपने शरीर को घुमाया। उसने स्कारलेट फ्लेम डेमन फायर को चकमा दिया और जमीन पर स्थिर होकर गिरा। मैंने समझ लिया, चलो चलें, रुद्रासेन चिल्लाया। महान। विवान कुमार की आंखें चमक उठीं। उसने स्कारलेट फ्लेम किलिन से लड़ना बंद कर दिया और रुद्रासेन के साथ बाहर निकल गया। दोनों स्कारलेट फ्लेम किलिन रुद्रासेन और विवान कुमार को जाने देने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने उनका पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। रुद्रासेन और विवान कुमार जंगल में भाग गए और गायब हो गए। हम में से प्रत्येक के लिए एक। रुद्रसेन ने विवन कुमार को एक दिया। हा हा हा, यह तो बहुत बढ़िया है। हमारी साधना का स्तर निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहां तक कि विवन कुमार, जो आमतौर पर शांत रहती थी, भी उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। रुद्रसेन ने कहा, चलो इसे परिष्कृत करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। अगर हम और दूर चले जाएं तो बेहतर होगा, विवन कुमार ने कहा। रुद्रसेन और विवन जल्दी से किलिन पर्वत श्रृंखला से चले गए। भले ही वे जंगली जंगल में जुआन मिंग डार्क फ्लेम फल को परिष्कृत करना चाहते थे, वे यहां ऐसा नहीं कर सकते थे। यह लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा का क्षेत्र था। लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा शायद इस जगह के बारे में सब कुछ जानता था। इसे यहां परिष्कृत करना आत्मघाती होगा। हालांकि रुद्रसेन और विवन जुआन मिंग डार्क फ्लेम फल को परिष्कृत करने के लिए कॉलेज वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसे तोड़ने के 3 दिन के भीतर परिष्कृत करना जरूरी था। अन्यथा इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता। गर्जना। रुद्रसेन और विवन कुमार के किलिन पर्वत श्रृंखला छोड़ने के कुछ ही देर बाद दूर से एक जबरदस्त गर्जना सुनाई दी। अनंत लपटें आकाश को जला रही थीं और बादलों में एक क्रोधित गर्जना गूंज उठी। घृणित मानव चींटियों, तुमने मेरा जुआन मिंग डार्क फ्लेम फल चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। ओ नहीं, लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा यहाँ है। रुद्रसेन और विवन कुमार के हाव भाव काफी बदल गए। लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा ने अन्य 2 युवा लाल ज्वाला किलिन से सुना होगा कि रुद्रसेन और विवन कुमार ने 2 जुआन मिंग डार्क फ्लेम फल चुरा लिए थे। यह इससे भी अधिक क्रोध करने वाला था, जैसे कि जुआन मिंग डार्क फ्लेम फल को 4 सबसे शक्तिशाली साधकों द्वारा चुराया गया हो। आखिरकार चारों सबसे शक्तिशाली साधक तो शीर्ष साधक ही थे। अगर जुआन मिंग डार्क फ्लेम फल उन्होंने चुराया था, तो इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वे पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि रुद्रसेन और विवन लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा की नजर में सिर्फ चींटियां थी। अग्नि यूनिकॉर्न जानवर अपमानित महसूस कर रहा था। वह काफी देर तक रुद्रसेन और विवन कुमार का पीछा करता रहा था और आखिरकार उसे दूर से रुद्रसेन और विवन कुमार दिखाई दिए। रुद्रसेन एक छोटा सा इंसान था। चलो अलग हो जाएं, रुद्रसेन ने कहा। ध्यान से, विवन कुमार ने गंभीरता से कहा। आप भी। रुद्रसेन और विवन जल्दी से अलग हो गए और 2 अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। कुछ ही देर बाद रुद्रसेन के पीछे से एक भयानक आभा आई। लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा ने रुद्रसेन का पीछा करने का फैसला किया था। यह तुच्छ मानव मुझे रक्त शक्ति का एहसास कराता है, जिससे मेरा हृदय धड़कता है। ऐसा क्यों है? क्या यह हो सकता है कि इस लड़के का कोई महान वंश हो? मैं उसे खाना चाहता हूं। लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा निर्दयी था। ये क्रूर जानवर अपनी ताकत बढ़ाने और अपने वंश की शक्ति को बढ़ाने के लिए साधकों का खून पी सकते थे। लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा रुद्रसेन के शरीर में शक्तिशाली रक्त रेखा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसलिए उसने रुद्रसेन का पीछा करने का फैसला किया। अरे, यह आदमी तो बहुत तेज है। रुद्रसेन का चेहरा उदास था, क्योंकि वह तेजी से जंगल से उड़ रहा था। हालांकि लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा से छुटकारा पाना आसान नहीं था। रुद्रसेन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन उसके और लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा के बीच की दूरी
कम होती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा उसे पकड़ लेगा। एक बार जब लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा उसे पकड़ लेगा तो वह मर जाएगा। नहीं, मुझे लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा से बचने का कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, रुद्रसेन ने सोचा। कुछ मील और दौड़ने के बाद लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा रुद्रसेन के और करीब आ रहा था। इस समय यह बहुत खतरनाक था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा उसे पकड़ लेता और मार डालता। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके सामने एक चट्टान आ गई। रुद्रसेन ने नीचे देखा और चट्टान के बीचों बीच एक विशाल पेड़ देखा। रुद्रसेन नीचे कूद गया। शुरू में वह उस विशाल पेड़ में छिपना चाहता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उस विशाल पेड़ के बगल में एक गुफा होगी। वह गुफा लगभग 1 मीटर ऊंची थी और बहुत अच्छी तरह छिपी हुई थी। रुद्रसेन गुफा में कूद गया। जब रुद्रसेन गुफा में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह लगभग 1 दर्जन वर्ग मीटर आकार की थी। वह काफी बड़ी थी। गर्जन! उस समय लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा उसका पीछा कर रहा था। रुद्रसेन अगर गुफा में छिप भी जाता तो भी उसे इस बात की गारंटी नहीं थी कि वह बच पाएगा। उसने इधर उधर देखा और गुफा से एक पत्थर हटाकर प्रवेश द्वार बंद कर दिया। तभी लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा ने उसका पीछा किया। रुद्रसेन ने लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा को चट्टान के ऊपर तैरते हुए रुद्रसेन को ढूंढते हुए देखा। रुद्रसेन ने अपनी सांस रोक ली, इस डर से कि कहीं वह लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा का ध्यान अपनी ओर ना खींच ले। गुफा में छिपे रुद्रसेन ने कोई हलचल नहीं की। उसे डर था कि लाल ज्वाला किलिन राक्षस राजा उसकी आवाज सुन लेगा। सौभाग्य से जिस गुफा में रुद्रसेन छिपा था वह अच्छी तरह छिपी हुई थी और उसका प्रवेश द्वार एक चट्टान से अवरुद्ध था। अन्यथा लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा उसे ढूंढ लेता। लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा रुद्रसेन को नहीं ढूंढ पाया। वो दहाड़ता हुआ उड़ गया और रुद्रसेन को ढूंढता रहा। ओह! रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। वो बहुत भाग्यशाली था कि वो लाल ज्वाला किलिन जानवर राजा के पीछा से बच पाया। उसने डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फ्रूट निकाला और मुस्कुराया। मुझे आशा है कि मैं डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फ्रूट की शक्ति का उपयोग करके मार्शल मास्टर क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं। रुद्रसेन ने डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फल निगल लिया। अचानक उसके शरीर के भीतर ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। इस शक्ति ने उफनती हुई लहर की तरह तुरंत उसके पूरे शरीर को अपने में समाहित कर लिया। रुद्रसेन की मेरिडियन उस राक्षसी ताकत से लगभग नष्ट हो गई थी। अंधेरे पाताल लोक का काला ज्वाला फल सचमुच एक दुर्लभ खजाना था। उसमें निहित ऊर्जा अकल्पनीय थी। रुद्रसेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने जल्दी से आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट स्किल को सक्रिय किया और उसके शरीर की ऊर्जा को सोख लिया। डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा धीरे धीरे रुद्रसेन द्वारा भस्म कर दी गई। ये ऊर्जा आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट स्ट्रेंथ में परिवर्तित हो गई और रुद्रसेन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। जब वो 10वें स्वर्ग में एक मार्शल कलाकार था तो रुद्रसेन के शरीर में आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट शक्ति एक छोटी सी धारा की तरह बहती थी। हालांकि डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक फ्लेम फ्रूट को परिष्कृत करने के बाद रुद्रसेन के शरीर में आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट स्ट्रेंथ एक नदी में परिवर्तित हो गई। बढ़ती हुई आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट शक्ति उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से प्रवाहित हुई। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करती है। रुद्रसेन दहाड़ा और आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट कौशल को सक्रिय किया। उसके शरीर में मौजूद आर्केन ड्रैगनेस्क एलिफेंट शक्ति पूरी तरह से फट गई। रुद्रसेन का शरीर एक जबरदस्त ऊर्जा से भर गया था। वो ऊर्जा अविश्वसनीय गति से उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। ये कुल 49 प्रमुख प्रसारकों के लिए प्रसारित हुआ। बूम! रुद्रसेन के शरीर में एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। दहाड़! रुद्रसेन के पीछे एक प्राचीन दुनिया प्रकट हुई। एक आर्केन ड्रैगनेस्क हाथी जमीन पर खड़ा था। उसका सिर आसमान की ओर था। वो दहाड़ता हुआ आसमान की ओर बढ़ा, जिससे आसमान हिल गया। मार्शल मास्टर क्षेत्र, ये अंततः हो गया। रुद्रसेन ने आंखें खोली और अचानक उठ खड़ा हुआ।
उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और ट्रू की का एक विस्फोट फूट पड़ा। पफ। ट्रू की एक तलवार की तरह थी जो 10 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित चट्टान को भेद रही थी। सच्ची की का रिलीज मार्शल मास्टर क्षेत्र का संकेत था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।